गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस ये आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के बारे में हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन इज़ द प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट्स चेंज टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। केमिकल रिएक्शन को हम लोग केमिकल चेंज भी कहते हैं, जैसा आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। तो यहाँ पे केमिकल चेंज को हम लोग केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में होता क्या है कि दो टाइप्स ऑफ सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और फिर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, डैट इज जिसको हम लोग प्रोडक्ट कह रहे हैं। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अलग तरह का सब्सटेंस है, बी एक अलग तरह का सब्सटेंस है जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और ये रिएक्ट करने वाले सब्सटेंसेस को हम लोग रिएक्टेंट्स कहते हैं। दोनों आपस में रिएक्ट करने के बाद एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं जो सी है, और नया सब्सटेंस जो बना है इसको हम लोग प्रोडक्ट कह रहे हैं। तो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं जो बिल्कुल न्यू डिफरेंट प्रॉपर्टी के साथ आया है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नीशियम एक अलग सब्सटेंस है, ऑक्सीजन एक अलग सब्सटेंस है, और सब्सटेंस को हम लोग एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। तो मैग्नीशियम एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग है, दोनों आपस में रिएक्ट करके यहाँ पे क्या उन्होंने बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, जिसका डिफरेंट प्रॉपर्टी है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से बिल्कुल ही अलग प्रॉपर्टी है, दोनों का मिला जुला प्रॉपर्टी है इसमें। तो इसको हम लोग केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन हमने कह लिया कि केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें कि रिएक्टेंट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं एंड देन एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, वो तो केमिकल रिएक्शन है। लेकिन केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन ये इक्वेशन के फॉर्म में है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि यह रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसको हम लोग शॉर्ट वे में लिखे हैं। मैग्नीशियम को हमने Mg लिखा है, ऑक्सीजन को O2 एंड देन MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक केमिकल इक्वेशन है। और केमिकल इक्वेशन होता क्या है? केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही देखिए, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन इसको कहते हैं। क्यों ये स्केलेटल क्यों है? क्योंकि ये बैलेंस्ड नहीं है। हम जितना रिएक्टेंट डालेंगे मैग्नीशियम का, उतना ही वो बाद में भी उतना ही होना चाहिए, क्योंकि हमने ये लॉ पढ़ा है ना कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसका मास जो है बिल्कुल सेम होना चाहिए, चाहे वो लेफ़्ट साइड में हो या फिर राइट साइड में, दोनों का सेम होना चाहिए। जितना हमने डाला है उतना ही हमें प्रोडक्ट में भी दिखना चाहिए, क्योंकि मास कहीं जाता नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ पे जब हमने 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम हमने यहाँ पे डाला और यहाँ पे 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन डाला है, दोनों रिएक्ट करके यहाँ पे सेम टू सेम 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम आना चाहिए एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1 ही ऑक्सीजन है, तो इसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। और जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा उसे हम कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर देखिए ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब इसको हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे? तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे पहले हम लोग लिख लेंगे एलिमेंट्स। यहाँ पे हमने एलिमेंट्स लिखा, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड एंड डेट इज़ राइट हैंड साइड। हमने रिएक्टेंट्स वाले पार्ट को हमने लेफ़्ट हैंड साइड में कहा है, और प्रोडक्ट वाले साइड को हमने राइट हैंड साइड कहा है। तो एलिमेंट्स में यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे आपका मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड में देखें तो मैग्नीशियम कितना है? 1 एटम है,
और ऑक्सीजन कितना है, 2 एटम है। तो और राइट साइड में कितना है, राइट साइड में मैग्नीशियम 1 है एंड ऑक्सीजन भी 1 है। तो ये तो बराबर नहीं है, तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ताकि दोनों तरफ 2 हो जाए। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे ऐसे करते हैं तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें राइट साइड में हमें ऑक्सीजन में 2 लगाना पड़ेगा। तो जब हमने 2 लगाया मैग्नीशियम ऑक्साइड में, तो यहाँ पे आप एक और चेंज देख रहे हैं कि मैग्नीशियम का भी यहाँ पे 2 एटम्स हो जा रहा है, जो कि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही एटम है। देन हमें इसको बैलेंस करने के लिए हमें फिर से यहाँ पे भी हमें मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा इस तरफ। तो हम लोग यहाँ पे भी हम 2 लिखेंगे ताकि दोनों तरफ बराबर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। अब ये हो गया बैलेंस्ड। अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये सिर्फ एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन था, फिर हमने इसे बैलेंस्ड इक्वेशन इसे बना दिया। अब पता चला हम कैसे किए। यहाँ पे आप एलिमेंट्स लिख लोगे, लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। यहाँ पे हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिखे। लेफ़्ट हैंड साइड में आपका मैग्नीशियम 1 था, राइट हैंड साइड में भी 1 था, लेकिन आप देखे हो कि यहाँ पे भी मैग्नीशियम 2 हो गया। तो जब ये यहाँ पे 2 हो गया तो हमें इधर भी 2 करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो, तो यहाँ पे भी 2 मैग्नीशियम एंड 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। अब ये एक तरह का बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इक्वेशंस विथ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होना चाहिए, तब हम उसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे देख ले, अगर हम लोग यहाँ पे जिंक लेते हैं प्लस सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ पे बनेगा आपका जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। अगर हम जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो ये जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बनेगा। ये तो हो गया वर्ड्स में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो एक केमिकल रिएक्शन को, लेकिन जब हम इसे केमिकली सिंबॉलिक वे में करेंगे, जैसे केमिकल इक्वेशन को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, जिंक का क्या होता है सिंबॉलिक सिंबल, दैट इज़ जिंक Zn प्लस H2SO4, ये होगा आपका ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो अब हमें देखना है कि ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है या फिर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसके लिए हम कैसे इसको हम लोग रिव्यू करेंगे, पहले हम एलिमेंट्स के यहाँ पे नाम लिख लेंगे। ठीक है, एलिमेंट्स का नाम लिखो यहाँ पे, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पे हम लेफ़्ट हैंड साइड एंड यहाँ पे राइट हैंड साइड। जिंक लेफ़्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में भी 1 है। हाइड्रोजन लेफ़्ट हैंड साइड में 2 है एंड राइट हैंड साइड में भी 2 है। सल्फर 1 है, 1 है। ऑक्सीजन 4 है, 4 है। मीन्स इक्वल नंबर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एटम्स एंड राइट हैंड साइड एटम्स। मीन्स ये एक तरह का बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आपको फ़र्क नज़र आया होगा। आप चाहोगे तो मैं आपको नोट्स भी दे दूँगी
पहले आप इसको अच्छे से समझ लो, फिर मैं नोट्स भी डाल दूँगी चैनल पे। तो अब हम एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एक और एग्ज़ाम्पल, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि कैसे बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को। जैसे फिर से हम देखते हैं यहाँ पे आयरन Fe+H2O। आप H2O को जानते हो कि इसे क्या कहते हैं, वाटर। आयरन प्लस वाटर आपका ये बनाएगा Fe3O4 प्लस H2। Fe3O4 है आपका फेरिक ऑक्साइड, जिसको हम लोग आयरन ऑक्साइड भी कह सकते हैं। तो ये देखिए, अब इसको हम लोग देखेंगे कि ये बैलेंस्ड है या नहीं। तो फिर से हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्स लिखेंगे। कौन कौन सा एलिमेंट्स है, आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड में देखेंगे कितने कितने एटम्स हैं। आयरन के कितने एटम हैं लेफ़्ट हैंड साइड में, 1 है, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। फिर हम राइट हैंड साइड में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे आयरन कितना है, आयरन यहाँ पे 3 है, हाइड्रोजन 2 है, एंड ऑक्सीजन 4 है। अब देखिए यहाँ पे तो डिफरेंट हो जा रहा है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, दोनों तरफ एटम्स अलग हैं, तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आप देख लो यहाँ पे 3 है तो हमें इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। ये 2 बिल्कुल सेम है। यहाँ पे 4 है तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। अब हम लोग इस तरह से करके देखते हैं, ठीक है। जैसे आयरन यहाँ पे 1 है पहले से, तो हम लोग यहाँ पे 3Fe लिखेंगे, प्लस H2O तो जैसे था वैसा ही करेंगे, बट आगे देखते हैं कैसे करना है। अब यहाँ देखिए Fe3O4 प्लस H2, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे 4 2 जा 8, हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया 8, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे भी 8 हो गया। देन वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑल्सो हियर, यहाँ पे भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 8 हो जाए। तो यहाँ पे हमें फिर से यहाँ पे 4H2, तो इसका क्या हुआ यहाँ पे 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2। ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप एक बार देखिएगा, अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे आप बताइएगा, तो मैं आपको फिर से समझाऊंगी। आपको एलिमेंट्स और लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ये आपको देख के करना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस की चीज़ है, आप प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छा होगा। देन हम यहाँ पे अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कितने तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म 1 प्रोडक्ट। यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा कितना भी है हम रिएक्टेंट्स ले सकते हैं, एंड देन प्रोडक्ट एक ही बनता है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये है कि 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, तो इसलिए इसका नाम कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसमें ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं, आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो यहाँ पे इसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह रहे हैं क्योंकि ये कंबाइन हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड आपका सॉलिड है, इसके साथ जब हम वाटर मिलाते हैं जो कि लिक्विड है, तो ये आपका बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ, एक्वस हुआ, प्लस यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रहा है, हीट इवॉल्व हो रहा है। हीट इवॉल्व हो रहा है इन द सेंस ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अभी मैं आपको बताऊंगी ये एक्सोथर्मिक होता क्या है, शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा। यहाँ पे देखिए ये कैल्शियम ऑक्साइड है जो कि सॉलिड है, इसमें हमने वाटर डाला जो एक लिक्विड है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस, एक्वस इन द सेंस ये सॉल्वेंट इसका वाटर है, मीन्स ये वाटर में ये थोड़ा सॉलिड भी है और थोड़ा लिक्विड भी है, इसको हम लोग एक्वस कह रहे हैं, जो कि ज़्यादा अमाउंट में लिक्विड है बट पूरा ही लिक्विड नहीं है, इसलिए इसको हम लोग एक्वस कह रहे हैं, जो कि पानी में घुला हुआ है और यहाँ पे ये हीट इवॉल्व हो रहा है। तो इसको हम लोग इस तरह से रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें दो तरह की चीज़ें आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कम्बिनेशन रिएक्शन इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है, तो ये कम्बिनेशन रिएक्शन है। इससे पहले हमने जो पढ़ा था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है, वो भी एक तरह का कम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि वहाँ पे भी दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, डैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आया? तो यहाँ पे यही है कम्बिनेशन रिएक्शन में। अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हो तो इसमें बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल में क्या होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कार्बन क्योंकि यहाँ पे सॉलिड है कोयला, ऑक्सीजन आपका गैस है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। यहाँ पे भी दो तरह के रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, नया कुछ बना रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस लेते हैं तो यहाँ पे आपका H2O बनेगा जो कि लिक्विड है। ये भी आपका कम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दो है, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ पे हम दो ऑक्सीजन लगाएंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन फिर से ये 4 हो गया। देन वी हैव टू पुट 2 ऑल्सो हियर, ताकि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन तो यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन हो जाए। ठीक है, अब नंबर 3 हम लोग देखते हैं। ये फर्स्ट आपका एग्जाम्पल है कम्बिनेशन रिएक्शन का, ये सेकेंड, थर्ड है ना। उसी तरीके से हम अब देखते हैं कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस बर्न होने पे ये भी एक तरह का कम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसे, आप जानते हो कि नेचुरल गैस में मेनली मीथेन होता है, तो ये मीथेन है जो कि गैस फॉर्म में है, प्लस ऑक्सीजन ये भी गैस फॉर्म में है, तो ये फिर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये भी गैस फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो यहाँ पे दो तरह के रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, देन एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये कम्बिनेशन रिएक्शन है, मीन्स नॉर्मल रिएक्शन को भी हम कम्बिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक होता क्या है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें हीट इवॉल्व होता है, हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी भी हो सकता है, हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी भी हो सकता है, हीट इन द फॉर्म ऑफ हीट भी हो सकता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम लोग ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि रिएक्शंस इन विच हीट इज़ रिलीज्ड along with formation of products are called exothermic chemical reaction. For example आपका एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि हीट इवॉल्व होता है, मीन्स रिलीज होता है। एग्जाम्पल, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रेस्पिरेशन ये इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है कि पूछा जाए कि रेस्पिरेशन कौन सा केमिकल रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है रेस्पिरेशन, क्योंकि हमें हीट उससे मिलता है।
सेकंड हो गया आपका डाइजेशन। डाइजेशन होता है तो फिर हमें एनर्जी मिलता है, तो इसमें एनर्जी भी हीट इवॉल्व हुआ, इसमें एनर्जी इवॉल्व हुआ, तो ये भी एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंड देन कंपोस्ट जो बनता है उसमें भी हीट इवॉल्व होता है, जब बहुत तरह के वेस्ट मटेरियल्स डिकम्पोज करते हैं एंड देन कंपोस्ट फॉर्म होता है, वो भी जो है हीट रिलीज़ करता है। ठीक है, तो ये तीनों है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे यस मैम करके लिखिएगा, तो मैं आगे का वीडियो भी शेयर करूँगी। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।